अजय। जी धन्यवाद सर। क्या मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है ना? जी जी हाँ, जी आवाज जी मिल रही। धन्यवाद। अ, लिखावट के अंतर्गत आज हम सभी एकत्र हुए हैं। लिखावट संस्था समकालीन कविता के प्रचार प्रसार और सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर बहस का एक मुकम्मल मंच है। समय समय पर लिखावट संस्था द्वारा कविता पाठ और बातचीत इस पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है। कविता पाठ श्रृंखला के अगले सोपान के रूप में आज 5 सितंबर दिन रविवार को हम सभी कविता को पढ़ने लिखने समझने वाले कविता प्रेमी एकत्र हुए हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ 4 कवि मौजूद हैं और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर टिप्पणी के लिए भी कौशल किशोर हमारे साथ मौजूद हैं। इन 4 कवियों में मैं सबसे पहले नाम लेता हूँ। शैलेंद्र शांत जी हैं जो कलकत्ता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव पराग जी हैं, शिव कुमार पराग, ये बनारस से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र कुमार ये आरा से जुड़े हुए हैं और शंभू बादल जी हजारीबाग से जुड़े हुए हैं। आज इन चारों कवियों की कविताओं को सुनने का हमें मौका मिला है। साथ ही कार्यक्रम के बारे में टिप्पणी के लिए कौशल किशोर जी भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संस्था लिखावट संस्था से हमारे प्रिय कवि मिथिलेश श्रीवास्तव जी जो कि कार्यक्रम के परिनियामक के रूप में भी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। लिखावट संस्था सदैव आपके मार्गदर्शन का आकांक्षी रहेगा। मैं अजय राय कार्यक्रम में मेजबान के रूप में आप सभी का तहे दिल से आदरपूर्वक स्वागत करता हूं। अगले 1.5 से 2 घंटे तक आमंत्रित कवियों की कविताएं सुनने का सुकूनदायक मौका हमें मिला है। कार्यक्रम में मौजूद सबसे पहले मैं शैलेंद्र शांत जी को आमंत्रित करता हूं। शैलेंद्र शांत जी का एक संक्षिप्त परिचय मैं रखना चाहूँगा। शैलेंद्र जी 1956 में बलिया में इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रही है। अभी वर्तमान में कलकत्ता में इनका निवास है और पूर्व संपादक रहे हुए हैं जनसत्ता के कोलकाता क्षेत्र के। शैलेंद्र जी की प्रमुख 4 कविता संग्रह हैं। जनपथ, मैं हूँ तुम्हारी कविता, अपने ही देश में और चकाचौंध का अंधेरा, और भी प्रतिनिधि रचनाएं हैं। तो बिना किसी और लंबी भूमिका बनाए मैं सीधा शैलेंद्र शांत जी को आमंत्रित करता हूं कि अपनी कविता पाठ की शुरुआत करें। मंच आपकी प्रतीक्षा में है। सबों को नमस्कार। लिखावट संस्था को फिर से आभार। दूसरी बार इस मंच से जुड़ने का मौका मिला है। मेरी कविताओं का कुल 6 संग्रह हैं। भरोसे की बात और सुने तो कोई, ये 2 और संग्रह हैं। तो कविता के प्रति लगाव को दर्शाती कविता से शुरू करता हूँ। कविता का शीर्षक है मैं हूँ तुम्हारी कविता। ये दूसरे संग्रह की आमुख कविता है, मैं हूँ तुम्हारी कविता। ये 2005 में संग्रह आया था। आओ मेरे पास बैठो, झांक कर देखो मेरी आंखों में, इनमें तुम्हारा अक्स दिखेगा। उतर आओ मेरी आंखों के रास्ते, मेरे अंतर स्थल में। मेरा विश्वास है तुम्हारे भीतर कुछ न कुछ जरूर होगा। एक सोता फूट पड़ेगा
चल पड़ेगी ठंडी हवा, तुम्हारे कांधे पर होगा एक हाथ, एक कबूतर होगा तुम्हारे साथ। ऐ थके यात्री आओ थोड़ा सुस्ता लो, मेरे करीब बैठकर। ऐ थके यात्री आओ थोड़ा सुस्ता लो, मेरे करीब बैठकर। कहो सुख दुख की बातें बेझिझक। ऐ थके यात्री आओ थोड़ा सुस्ता लो, मेरे करीब बैठकर। कहो सुख दुख की बातें बेझिझक। मैं हूँ तुम्हारी कविता, हुई और नहीं। अगली कविता है घास। पिछली बार कौशल जी ने आग्रह किया था इसे सुनाने के लिए। घास, ये कविता कृतिवोर में आई थी। घास, मिटा नहीं सकते, नहीं कर सकते निर्मूल, चाहें जितनी बार चला लें रूलर। मिटा नहीं सकते, नहीं कर सकते निर्मूल, चाहें जितनी बार चला ले रोलर। उग आएंगी फिर ठंडी हवा जो चली, टपकाई जब ओस ने बूंदे। उग आएंगी हरियाली के साथ, चौपाए को देंगी खुशी खुशी आमंत्रण। चौपाए को देंगी खुशी खुशी आमंत्रण, दो पाए को सबक खसक के साथ, नन्ही नन्ही घास। और बाकी कविताएं ताजा संग्रह से सुनाऊंगा, सुने तो कोई। आमुख कविता से शुरू करता हूँ। सुने तो कोई, सुने तो कोई, हम भी तो कहते रहते हैं दिल की बात। सुने तो कोई, सुने तो कोई, हम भी तो कहते रहते हैं दिल की बात। सच्ची सच्ची जख्मों से भरे दिल की बात, मतलब वही मन की बात। सुने तो कोई, गुने तो कोई, दिल की बात यह कि वह घबराया सा रहता है। दिल की बात यह कि वह घबराया सा रहता है। दिल की बात यह कि उसकी धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं जब तक। दिल की बात यह है कि उसकी धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं जब तक। कोई कहता है कि तुम हंसो, देखो देखो कि कितनी मस्ती में है विकास की बयार। देखो कि कितनी मस्ती में है विकास की बयार। देखो कि हर तरफ 4G की बहार। देखो कि हर तरफ 4G की बहार। पर मन की बात यह है कि दिल है कि मानता नहीं। पर मन की बात यह है कि दिल है कि मानता नहीं। मंदिरों के आसपास अब भी हाथ पसारे मिल जाते हैं अर्धनंगे। मंदिरों के आसपास अब भी हाथ पसारे मिल जाते हैं अर्धनंगे। बात बात पर हो रहे फसाद दंगे, ट्रेनों में झाड़ू लगाते मिल जाते हैं नन्हे नन्हे भविष्य राष्ट्र के। बाजार जिस्मों के कम नहीं रहे, बाजार जिस्मों के कम नहीं रहे। गुम रहा है गांव शहरों में कहीं, गुम रहा है गांव शहरों में कहीं। हादसे सड़कों पर बेशुमार हर दिन, घरों में झगड़े कुछ कम नहीं, घरों में झगड़े कुछ कम नहीं। दुकानें राशन की अब भी आबाद, खाली हाथों का समय यूं ही हो रहा है बर्बाद। देख नहीं सकते तो सुन ही लो, देख नहीं सकते तो सुन ही लो विकास पुरुषों।
और अगली कविता शीर्षक है खबरची। उस धतकर्म की वारदातें कई हुई, बंग से लेकर विंध्य तक। उधर गंगा जमुना अंचल में पीट कर मार डाला गया थाने में एक। उधर गंगा जमुना अंचल में पीट कर मार डाला गया थाने में एक। और उधर वीर मराठों ने 5 इंसानों को न्यायपूर्ण कार्रवाई के तहत सीधे स्वर्ग पहुंचाया। और जाने किसने 11 परिजनों को वही राजधानी की पुलिस जुटी है पता लगाने में। अब बस तो उलटती पलटती ही रहती है, सो एक साथ 48 समा गए खाई की गोद में। अखबार में और भी कई खबरें हैं, जैसे कि यह उछला वह लुढ़का, यह हारा वह जीता, कहने लगा पलीता। हाय जीएसटी, हाय हाय नोटबंदी, हाय रे काला धन। वाह वाह कबीरा लेटा मगहर में, कबीरा लेटा मगहर में, नानक से करे संवाद। कबीरा लेटा मगहर में, नानक से करे संवाद। यह अच्छे दिन वाला फकीर खड़ा ही कर देता है विवाद। यह अच्छे दिन वाला फकीर खड़ा कर ही देता है विवाद। और अगली कविता है सब चलेगा। ये कविता का शीर्षक है विस्मरण। उसने तो नहीं कहा, उसने तो नहीं चाहा, जंगल पर जंगल उगाते जाओ, कंक्रीट के दिन ब दिन अनगिन। उसने तो नहीं कहा, उसने तो नहीं चाहा, जंगल पर जंगल उगाते जाओ, कंक्रीट के दिन ब दिन अनगिन। उसे उजाड़ कर उसको मार कर कितनी कुल्हाड़ियां चलवाई, आरियां कितनी। कितने विस्फोट कराए तुमने, आग लगाई कितनी बार। है कुछ याद, है कोई हिसाब किताब। कितनी लूटी वनस्पतियां, कितने खनिज, कितने भरे तालाब, कितनी गड़हियां की दफन। बाग उजाड़े कितने, फुलबारियां तबाह की कितनी। है कुछ याद, है कुछ याद कि भूल गए। नदियों में डाले कचरे कितने, कितने मल। अब कुदरत को कुछ मत बोलो, अब कुदरत को कुछ मत बोलो, खोल सको तो खोलो अपनी आंखें, विवेक को अपना तौलो, विवेक को अपना तौलो। कहाँ हो तुम, सुबह से तलाश रहा हूँ तुम्हें, कहाँ हो तुम। सुबह से तलाश रहा हूँ तुम्हें, कहाँ हो तुम। अखबारों में ढूंढा, चैनलों में तलाशा, गूगल और फेसबुक में ढूंढता रहा, गूगल और फेसबुक में ढूंढता रहा। सब्जी बाजार गया तो वहां भी ढूंढा तुम्हें, बैंक से बाहर कतार में नहीं मिली तुम अंदर भी। नहाने खाने थोड़ा सोने के क्रम में शाम गिर आई। नहाने खाने थोड़ा सोने के क्रम में शाम गिर आई। पर मन अब भी है आसान, पर मन अब भी है आसान। सोचता हूँ थोड़ा टहलते हुए सड़कों से ही पूछ लूं तुम्हारा ठिकाना। सोचता हूँ थोड़ा टहलते हुए सड़कों से ही
पूछ लूं तुम्हारा ठिकाना। ओ शांति सच्ची बतियाने का जी कर रहा है तुमसे। ओ शांति सच्ची बतियाने का जी कर रहा है तुमसे। कहाँ हो तुम? और एक, तुम फिर आना। समय है ना? टाइम अभी है ना? तुम जी सर। फिर आना। अच्छा लगता है चहचहाना, उदकना, फुर फुर उड़ना, तुम्हारा कुछ और सकून दाई। कितनी आजाद हो तुम चिड़िया, कितनी आजाद हो तुम चिड़िया। इंसानों के पाँव में कितनी बेड़ियां, इंसानों के पाँव में कितनी बेड़ियां। संस्कारों रूढ़ियों पाखंडों के। हालांकि उनके पास होता है एक अदद दिल भी, और दिमाग तो लाजवाब। रचता है बहुत कुछ और विध्वंस भी बेहिसाब। बार बार बेझिझक तुम किसी का दिल तो नहीं दुखाती न चिड़िया। तुम किसी का दिल तो नहीं दुखाती चिड़िया। ये इंसान तो अपनों पर भी चला देते हैं खंजर। ये इंसान तो अपनों पर भी चला लेते हैं खंजर। बहुत गहरे उतार देते हैं हंसते हंसते, बहुत गहरे उतार देते हैं हंसते हंसते। पर छोड़ो उनकी बातों को, तुम फिर आना। जीने की कला बताना, बुझे हुए दिलों को थोड़ा बहलाना। और अगली कविता, जाने क्यों। मुझे शक होता है, मुझे शक होता है, जाने क्यों। कभी कभी बहुत ज्यादा, कि इतने अच्छे प्रवचनों, इतनी अच्छी डिजिटल सदिच्छाओं, इतनी अच्छी मातृभक्ति, इतने रसों में डूबे सुरकारों, तबलचियों, अनंत प्रतिस्पर्धा में उतरे कलमचियों के बावजूद शक की गुंजाइश बनी ही रहे क्यों। कहीं आवरण तो नहीं चढ़ाया जा रहा, स्वरों को कोरस से अलगाया तो नहीं जा रहा। कहीं आवरण तो नहीं चढ़ाया जा रहा, स्वरों को कोरस से अलगाया तो नहीं जा रहा। उत्सव के शोर में जबरन चंदे की उगाही, जुल्म को तो नहीं छुपाया जा रहा। मुझे शक होता है, जाने क्यों। मुझे शक होता है, जाने क्यों। और अगली कविता और आखिरी कविता, खतरे बहुत है, खतरे बहुत हैं आवाज बहुत आंधियों धीमी के। आ रही है शैलेंद्र जी। जी, आवाज धीमी आ रही है आपकी। अच्छा, बहुत ही। खतरे बहुत हैं, खतरे बहुत हैं आंधियों के और काली घटाओं के भी। खतरे बहुत हैं आंधियों के और काली घटाओं के भी। निरापद न समझना ओ नीड़ से निकली चिड़िया। उस शरारती बच्चे के हाथ में गुलेल है, और उधर बहेलिया भी लगाए बैठा है घात। उस शरारती बच्चे के हाथ में गुलेल है, और उधर बहेलिया भी लगाए बैठा है घात। बिछा रखा है जाल, ऊपर रख छोड़ा है पात। वह चूहे की फिराक में ही नहीं रहती हरदम, वह
चूहे की फिराक में ही नहीं रहती हरदम, कभी कभी चख लेना चाहती है दूसरा भी स्वाद, कभी कभी चख लेना चाहती है दूसरा भी स्वाद। उनसे तो बचकर ही रहना पापी, उनसे तो बचकर ही रहना पापी, उनके सिर्फ डैने ही नहीं, उनके सिर्फ डैने ही नहीं है विशाल, चोंच भी है बड़ी धारदार नुकीली। बच के रहना, संभल कर रहना, खतरे बहुत है वो नन्ही चिड़िया। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। वाकई खतरे बहुत हैं और खतरों के आयाम भी बहुत हैं अभी के समय में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले कवि के रूप में शिव कुमार पराग जी जो बनारस से हैं, इनको आमंत्रित करता हूं कि इनकी कविता को सुनने का हमें मौका मिला है। एक संक्षिप्त परिचय मैं शिव कुमार जी का देता हूं कि 1959 में इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में। प्राथमिक शिक्षा तो गांव में हुई और क्वींस कॉलेज वाराणसी से, और उसके बाद में आगे चलकर बीएचयू से इनकी शिक्षा पूरी हुई। इनकी जो प्रकाशित कृतियां हैं, अब तक 5 कविता संग्रह आपकी आ चुकी हैं। देख सको तो देखो, रोशनी के शब्द, देश बड़ा बेहाल, बर्फ की तहें टूट रही हैं, और एक अंतिम है काहे रउआ बानी मन बेधिल। इसके अलावा और भी फुटकल कई सारी रचनाएं हैं। इनकी एक कविता पंक्ति है कि ऐसी कविता प्यारे लिख जो मन को झंकारे लिख, पाला मार रहा सबको लिख, जलते अंगारे तू लिख, सिर पर बाजार चढ़ा जो यह ज्वार उतारे लिख। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं शिव कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि अपना कविता पाठ प्रारंभ करें। हेलो जी, आवाज आ रही मेरी? हेलो। हाँ, आ रही है आपकी आ आवाज। रही है सर। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। तो सबसे पहले लिखावट मंच को और सुप्रसिद्ध आलोचक कवि डॉक्टर मिथिलेश श्रीवास्तव जी और हम लोगों के मित्र और जनवादी कवि कौशल किशोर जी और राय साहब और इस कार्यक्रम के पीछे जो भी टीम है, उन पूरी टीम को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इसमें हम लोगों को जोड़ा आपने, और सभी कवि मित्रों का हार्दिक अभिवादन है। शुरू करता हूँ कि सूनी सूनी डाल पर निकल आई है नई नई कोपल। सूनी सूनी डाल पर निकल आई है नई नई कोपल, उदास मन में औचक जगी उम्मीद की तरह। उदास मन में औचक जगी उम्मीद की तरह। और एक कविता देखें कि मैं चाहता हूँ खिलूं, मैं चाहता हूँ खिलूं, तुम कहोगे गुलाब की भांत या गुलमोहर की तरह। लेकिन नहीं, वक्त की टहनियों पर फूल होने को बहुत हैं, उन्हें होने दो गुलाब, उन्हें होने दो गुलमोहर। मैं चाहता हूँ खिलूं कि जैसे पसीने में हंसते लोहार की भट्ठी में खिलते हैं अंगारों के फूल। मैं चाहता हूँ खिलूं कि जैसे पसीने में हंसते लोहार की भट्ठी में खिलते हैं अंगारों के फूल। मेरी इच्छा है दहकना, मैं चाहता हूँ खिलूं कि जैसे खिलते हैं अंगारों के फूल, लोहार की भट्ठी या रोटी सेकती माँ की अंगीठी में, या रोटी सेकती माँ की अंगीठी में। आज शिक्षक दिवस भी है और आप सभी शिक्षक गण का, आचार्य गण का मैं अभिवादन करता हूँ। लेकिन यह सभी मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो प्रथम गुरु वो तो उसकी माँ ही होती है।
तो माँ के संदर्भ से कुछ छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी कविताएं आपके सामने रख रहा हूँ कि मेरे लिए हर विपत्ति में ढाढ़स का एक शब्द थी माँ। मेरे लिए हर विपत्ति में ढाढ़स का एक शब्द थी माँ। माँ मेरे लिए गुल्लक थी। माँ मेरे लिए गुल्लक थी जिसमें से मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए कुछ न कुछ निकल ही आता था हर बार। कुछ न कुछ निकल ही आता था हर बार। उसकी गोद में बहुत जगह थी मेरी चपलताओं के लिए। बड़ी स्वायत्तता थी वहाँ मेरी कारस्तानियों के लिए। उसकी गोद ही शायद सबसे मुफीद जगह थी। उसकी गोद ही शायद सबसे मुफीद जगह थी मेरी नाजुक नींद के लिए। मेरी नाजुक नींद के लिए। मैं ठहरा ऊन का उलझा हुआ गोला। मैं ठहरा ऊन का उलझा हुआ गोला। माँ ही थी कि मुझे सुलझाती रही। माँ ही थी कि मुझे सुलझाती रही। वही ठीक ठीक जानती थी मेरी गांठें। वही ठीक ठीक जानती थी मेरी गांठें। तमतमाए पिता की आंखों से हमें पलक झपकते ओझल कर देती थी माँ। तमतमाए पिता की आंखों से हमें पलक झपकते ओझल कर देती थी माँ। खोजते रह जाते थे पिता। पिता के सहज शांत होने तक हम सपटे रहते थे कहीं किसी सुरक्षित बंकर में, जहाँ रसद पानी पहुँचता रहता था बराबर। जहाँ रसद पानी पहुँचता रहता था बराबर। और आप देखें, एक गीत सुना रहा हूँ आपको कि डोर टूट चुकी है भरोसे की। डोर टूट चुकी है भरोसे की। संयम का बांध हुआ अब तब है। डोर टूट चुकी है भरोसे की। संयम का बांध हुआ अब तब है। लोग खड़े हैं गुमसुम, सामने हकीकत है। तोड़ रहा दम सुंदर ख्वाब है। लोग खड़े हैं गुमसुम, सामने हकीकत है। तोड़ रहा दम सुंदर ख्वाब है। सब कुछ तो वे ही हैं, जनता किस गिनती में। लोकतंत्र की दशा खराब है। सब कुछ तो वे ही हैं, जनता किस गिनती में। लोकतंत्र की दशा खराब है। किसको चिंता पड़ी आवाम की। जो कुछ है कुर्सी का करतब है। डोर टूट चुकी है भरोसे की। संयम का बांध हुआ अब तब है। दूसरा बंद देखे कि गिरते पड़ते आते त्राहिमाम चिल्लाते, अंधड़ बन अच्छे दिन आए हैं। गिरते पड़ते आते त्राहिमाम चिल्लाते, अंधड़ बन अच्छे दिन आए हैं। सही लोग अड़ते हैं आंखों में गड़ते हैं, रोक छेक के काले साए हैं। सही लोग अड़ते हैं आंखों में गड़ते हैं, रोक छेक के काले साए हैं। नैतिकता टांग चुके खूंटी पर। नैतिकता टांग चुके खूंटी पर। पारदर्शिता से क्या मतलब है। पारदर्शिता से क्या मतलब है। संयम का बांध हुआ अब तब है। सिंहासन पर बैठे रहते ऐठे ऐठे। सिंहासन पर बैठे रहते ऐठे ऐठे, जो मन में आए वो करते हैं। अमन की नहीं चिंता, जाति धर्म प्यारा है। दिल दिमाग में नफरत भरते हैं। सिंहासन पर बैठे रहते ऐठे ऐठे, जो मन में आए वो करते हैं। अमन की नहीं चिंता, जाति धर्म प्यारा है। दिल दिमाग में नफरत भरते हैं। तो जल्दी ही फूटेगा, देर नहीं। पाप का घड़ा हुआ लबालब है। डोर टूट चुकी है भरोसे की। संयम का बांध हुआ
अब तब है। और कुछ गजलें आपको गजल के शेर सुना रहा हूँ। जो स्थितियां हैं देश में वो आप सब देख रहे हैं। और क्या है कि दिलों के बीच में पत्थर दिखाई देता है। दिलों के बीच में पत्थर दिखाई देता है। बिखरता टूटता सा घर दिखाई देता है। बिखरता टूटता सा घर दिखाई देता है। और हरेक चेहरे के भीतर है सशंकित चेहरा। हरेक चेहरे के भीतर है सशंकित चेहरा। हरेक मन में कोई डर दिखाई देता है। हरेक मन में कोई डर दिखाई देता है। और यही व्यवस्था अगर चलती रही तो कल का हरेक दृश्य भयंकर दिखाई देता है। दिलों के बीच में पत्थर दिखाई देता है। बिखरता टूटता सा घर दिखाई देता है। और देखें कि तिनका तिनका जुटा के लाती रही। दूसरी गजल का के कुछ शेर देखें कि तिनका तिनका जुटा के लाती रही। जिंदगी घोंसला बनाती रही। तिनका तिनका जुटा के लाती रही। जिंदगी घोंसला बनाती रही। और पांव मेरे फिसल गए होते मेरी कविता मुझे बचाती रही। पांव मेरे फिसल गए होते मेरी कविता मुझे बचाती रही। और झिलमिलाती सी एक लौ है यह। झिलमिलाती सी एक लौ है यह। आंधियों को सबक सिखाती रही। तिनका तिनका जुटा के लाती रही। जिंदगी घोंसला बनाती रही। और देखे कि भीगे भीगे से लग रहे हैं लोग। धीरे धीरे सुलग रहे हैं लोग। भीगे भीगे से लग रहे हैं लोग। धीरे धीरे सुलग रहे हैं लोग। और इनको सोया हुआ नहीं समझो। आंखों आंखों में जग रहे हैं लोग। इनको सोया हुआ नहीं समझो। आंखों आंखों में जग रहे हैं लोग। और देखें कि इतना खतरा चलो उठाए हम। दूसरी गजल के कुछ शेर देखें कि इतना खतरा चलो उठाए हम। अपने भीतर तो सुख बुगाए हम। इतना खतरा चलो उठाए हम। अपने भीतर तो सुख बुगाए हम। और बर्फ दिल में उतर न जाए कहीं। सोच में आग तो जलाए हम। बर्फ दिल में उतर न जाए कहीं। सोच में आग तो जलाएं हम। अपने मन में बसा लें गौरैया। और एक घोंसला बनाएं हम। इतना खतरा चलो उठाएं हम। अपने भीतर तो सुख बुगाएं हम। और एक और गजल के शेर देखें कि जो नई सुबह आई है वो कैसी है। कि सुबह आई है नए परचम उठाकर देखिए। सुबह आई है नए परचम उठाकर देखिए। धूप उम्मीदों में कब होती है जाकर देखिए। धूप उम्मीदों में कब होती है जाकर देखिए। और लोग अच्छे दिन के वादे पर निछावर हो गए। लोग अच्छे दिन के वादे पर निछावर हो गए। आए अच्छे दिन मगर किनके पता कर देखिए। आए अच्छे दिन मगर किनके पता कर देखिए। और देखें कि हाथ कुछ तो आएगा। हाथ कुछ तो आएगा वो हार हो या जीत हो। जिंदगी की आंख से आंखें मिलाकर देखिए। धूप उम्मीदों में कब होती है जाकर देखिए। और टूट जाएंगे भरम रंगों के या रेखाओं के।
टूट जाएंगे भरम रंगों के या रेखाओं के, नींद से बाहर कोई सपना जगा कर देखिए, सुबह आई है नए परचम उठाकर देखिए, धूप उम्मीदों में कब होती है जाकर देखिए। और एक दूसरी गजल के चंद शेर देखें कि कोई सिलसिला रोशनी का निकालो, कोई सिलसिला रोशनी का निकालो, मशाले खत्म हो तो मुझको जला लो, कोई सिलसिला रोशनी का निकालो, मशाले खत्म हो तो मुझको जला लो, सवालों की ईंटों की हद हो गई है, जवाबों के पत्थर उठा लो उठा लो, सवालों की ईंटों की हद हो गई है, जवाबों के पत्थर उठा लो, और वहाँ कैद हैं कल के अनमोल सपने, वहाँ कैद हैं कल के अनमोल सपने, लहू की जमानत पे उनको छुड़ा लो, और उफनता समुंदर नहीं ध्यान देगा, उफनता समुंदर नहीं ध्यान देगा, मेरी बात मानो तो तरकश संभालो, कोई सिलसिला रोशनी का निकालो, और मेरे शब्द तकलीफ में साथ देंगे, मेरे शब्द तकलीफ में साथ देंगे, कभी दे के आवाज तुम आजमा लो, कोई सिलसिला रोशनी का निकालो, मशालें खत्म हो तो मुझको जला लो। और देखें कि जिसका जिक्र कर रहे थे हमारे राय साहब, वो गजल आप देखें कि ऐसी कविता प्यारे लिख जो मन को झंकारे, लिख, और सिर पर है बाजार चढ़ा, सिर पर है बाजार चढ़ा, जो यह ज्वार उतारे लिख, जो यह ज्वार उतारे लिख, और हवा हवाई ही मत रह। ये जो हमारे हिंदुस्तान के जो कवि हैं उनको संबोधित है कि हवा हवाई ही मत रह, कुछ तो ठोस करारे लिख, ऐसी कविता प्यारे लिख, और पाला मार रहा सबको लिख, जलते अंगारे लिख, और खुद समझौतों की रुत में भी, फिर देखें कि समझौतों की रुत में भी खुददारी ललकारे लिख, समझौतों की रुत में भी खुददारी ललकारे लिख, और हार जीत जो हो सो हो लेकिन मन ना हारे लिख, ऐसी कविता प्यारे लिख, जो मन को झंकारे लिख। और देखिए दो चार शेर और कि बहुत करोगे तो गमले में सजा लोगे मुझे, बहुत करोगे तो गमले में सजा लोगे मुझे, जानता हूं कि किसी और को सौंपोगे मुझे, आज भी घुप अंधेरे की वकालत में हो, जाने किस रोशनी के दौर में समझोगे मुझे, और आंधियों के खिलाफ जिन्हें रोप जाऊंगा, आंधियों के खिलाफ जिन्हें रोप जाऊंगा, मील के पत्थरों को देखोगे सोचोगे मुझे, मील के पत्थरों को देखोगे सोचोगे मुझे। और देखें कि एक किसान आंदोलन चल रहा है हम लोगों के देश में काफी समय से, और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, और उस किसान आंदोलन के साथ क्या व्यवहार, क्या ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ये सब देख रहे हैं लोग। एक गजल के चंद शेर देखें कि एक कॉल भर की दूरी बतलाते हैं, एक कॉल भर की दूरी बतलाते हैं, जाने क्यों वे कॉल नहीं कर पाते। आप देखें कि एक कॉल भर की दूरी बतलाते हैं,
जाने क्यों वे कॉल नहीं कर पाते हैं। नियत में ही खोट है, वरना क्या कारण आंदोलन में देशद्रोह दिखलाते हैं। नियत में ही खोट है, वरना क्या कारण आंदोलन में देशद्रोह दिखलाते हैं। और जिस किसान पर फूल बरसने थे उस पर, जिस किसान पर फूल बरसने थे उस पर पानी की बौछारें वो करवाते हैं। और जिस किसान ने, फिर देखें कि जिस किसान ने पेट भरे हैं इनके भी, जिस किसान ने पेट भरे हैं इनके भी उसकी राहों में कीले गड़वाते हैं, उसकी राहों में कीले गड़वाते हैं। और संवादों का सिर्फ दिखावा करते हैं, संवादों का सिर्फ दिखावा करते हैं, मीटिंग में बस कदम ताल करवाते हैं। और राष्ट्रवाद, फिर देखें कि राष्ट्रवाद एक पुड़िया है इनकी खातिर, राष्ट्रवाद एक पुड़िया है इनकी खातिर, जिसे सुंघा कर लोगों को भरमाते हैं, जिसे सुंघा कर लोगों को भरमाते हैं। और असर देख तो लिया किसान के रोने का, असर देख तो लिया किसान के रोने का, उसके रोने से बिखरे जुड़ जाते हैं, उसके रोने से बिखरे जुड़ जाते हैं। और आधी आबादी भी साथ खड़ी अब की, इस आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी है, तो आधी आबादी भी साथ खड़ी अब की। देखो जन सैलाब उमड़ते आते हैं, जाने क्यों वे कॉल नहीं कर पाते हैं। और आखिर में कि लोकतंत्र में कैसे करे विरोध कोई, ये किसान को लहूलुहान करवाते हैं। और ये किसान हल के बगैर ना लौटेंगे, ये किसान हल के बगैर ना लौटेंगे। ये पीछे ना हटते जब अड़ जाते हैं, ये पीछे ना हटते जब अड़ जाते हैं। एक काल भर की दूरी बतलाते हैं, जाने क्यों वे कॉल नहीं कर पाते हैं। और देखिए कुछ दोहे आपको मैं सुनाऊं कि पकी फसल को देखकर सोचे बैठ किसान, पकी फसल को देखकर सोचे बैठ किसान, कब तक साहूकार की मुट्ठी में खलिहान, कब तक साहूकार की मुट्ठी में खलिहान। और मौके पर से लौटकर क्यों उदास है तात, मौके पर से लौटकर क्यों उदास है तात। सरकारी विज्ञप्ति में खाद बीज इफरात, सरकारी विज्ञप्ति में खाद बीज इफरात। और कृषक आत्महत्या करें कहाँ किसी को फिक्र, कृषक आत्महत्या करें कहाँ किसी को फिक्र। घड़ियाली आंसू बहें यदा कदा हो जिक्र, घड़ियाली आंसू बहें यदा कदा हो जिक्र। और देखें कि कारपोरेट करा रहा प्रजातंत्र में खेल, कारपोरेट करा रहा प्रजातंत्र में खेल। ध्वनिमत के हाथों कसी कृषि पर नई नकेल। और कहाँ सुनाई दे रही जन की चीख पुकार, कहाँ सुनाई दे रही जन की चीख पुकार। तेल डालकर कान में सोई है सरकार, सोई है सरकार। और देखें कि मेहनत लागत समय का है नगण्य परिणाम, और कब किसान तय करेगा खुद अनाज के दाम। और देखें कि महाशक्ति भारत बने मरे किसान मजूर, महाशक्ति भारत बने मरे किसान मजूर। यह संकल्प महान है कायम रहे हुजूर, यह संकल्प महान है कायम रहे हुजूर। और देखें कि साठ गांठ के मिल रहे साफ साफ संकेत, साठ गांठ के मिल रहे साफ साफ संकेत। और जनता है सहमी हुई जश्न मनाते प्रेत, जनता है सहमी हुई जश्न मनाते प्रेत। और इस देखें कि सारे दल लेकर खड़े अपने अपने जाल, हे साधो
हे साधो कुछ चेतिए, देश बड़ा बेहाल। और एक दूसरे ढंग का दोहा देखें कि अल्लाह ने रोके नहीं, बलवे कत्ले आम। देखें कि अल्लाह ने रोके नहीं, बलवे कत्ले आम, और दंगे भर चुप ही रहे, घट घट वासी राम। अल्लाह ने रोके नहीं दंगे बलवे कत्ले आम, और दंगे भर चुप ही रहे, घट घट वासी राम। और देखें कि नाव नाव चल रही हवा में, दोहा देखें कि नाव चल रही हवा में, रेत बीच पतवार। नाव चल रही हवा में, रेत बीच पतवार, जनता बैठी सोच में, गद्दी पर बटमार। जनता बैठी सोच में, गद्दी पर बटवार। और जो दिखता होता नहीं, ना दिखता हो जाए, माया का सब खेल है, सत्ता के मन भाए। और जो लोकतंत्र की दशा है उस पर एक दोहा है कि लोकतंत्र पर छा गया संकट आज विशेष। लोकतंत्र पर छा गया संकट आज विशेष, सिक्के का बस एक ही पहलू है अवशेष। सिक्के का बस एक ही पहलू है अवशेष। और देखें कि जो हिंदुस्तान के का मीडिया है उस पर अगर एक दो शेर न सुनाए जा तो दोहे तो ठीक नहीं होगा। तो देखें कि चैनल हैं गोदी चढ़े, घुटनों पर अखबार। चैनल हैं गोदी चढ़े, घुटनों पर अखबार, और मुदित मगन सरकार हैं, चौदिस जय जयकार। मुदित मगन सरकार हैं, चौदिस जय जयकार। और तारीखें बदली मगर वक्त न बदला हाय। तारीखें बदली मगर वक्त न बदला हाय, जुम्मन चाचा सोचते करघे पर निरुपाय। जुम्मन चाचा सोचते करघे पर निरुपाय। और आखिर में केवल एक झलक के रूप में आप देखें कि भोजपुरी की गजल के दो चार शेर देख लें कि केहू नइखे 19 वादा कैला में। केहू नइखे 19 वादा कैला में, सबही दूजो आगे रही भुलैला में। केहू 19 नइखे वादा कैला में, सबही दूजो आगे रही भुलैला में। और जवन बोइब तौने नु काटब रहुआ। जवन बोइब तौने नु काटब रहुआ, सांसत होखबे करी गाफिल भैला में। और शेर देखें कि रोटी पाकत जाता पाकत जाई जी। रोटी पाकत जाता पाकत जाई जी, बहुत आँचबा जाति धर्म के अइला में। रोटी पाकत जाता पाकत जाई जी, बहुत आँचबा जात धर्म के अइला में। और एक गजल के और शेर देखें कि नून तेल लकड़ी में अस जिंदगी अझुराइल बा। नून तेल लकड़ी में अस जिंदगी अझुराइल बा, हमके कुछऊ नीक न लागे मन औजाइल बा। हमके कुछऊ नीक न लागे मन औजाइल बा। और पाहुन बन के दुश्मन घर में घुसत जात बाटे, चेता भाई घरी बिगड़ला के नियराइल बा। और नाक बेच से शेर देखें कि नाक बेच के नथुनी कीनल जात बा खुशी खुशी। नाक बेच के नथुनी कीनल जात बा खुशी खुशी, यह अब विकास कहलाता मती मराइल बा। नून तेल लकड़ी में अस जिंदगी अझुराइल बा, हमके कुछऊ नीक न लागे मन औजाइल बा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार पराग जी। केहू नइखे 19 वादा कैला में, बहुत सुंदर। जाहिर है कि आपकी समय और समाज पर पैनी नज़र है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
हम आगे अगले कवि के रूप में जौनपुर जिले बिहार से आए हुए एक कवि जितेंद्र कुमार जी, जिनका संक्षिप्त परिचय है कि 1952 में आपका जन्म हुआ, बिहार के भोजपुर जिले में। साइंस ग्रेजुएट हैं आप। स्वतंत्र लेखन और जनपथ पत्रिका में संपादन सहयोग आपका है। भारतीय डाक सेवा से बिहार सर्कल में आप सहायक निदेशक थे। अब आपने सेवानिवृत्ति ले ली है। आपकी प्रकाशित कृतियां हैं जिनमें रात भर सोई होगी धरती एक कविता की पुस्तिका है, कविता संग्रह है, परिवेश कहानी संग्रह है, गुलाब के कांटे भोजपुरी कहानी संग्रह, मेरा शुद्ध संचार समीक्षात्मक लेख संग्रह, जिंदगी के रंग अनेक आपकी डायरी है, काले रंग के पक्ष में कविता संग्रह, रजनीगंधा एक साहित्यिक विधा है, हाइकू संग्रह है, और एक अग्नि पक्षी है जो कि कहानी। मैं जितेंद्र कुमार आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया आप अपनी कविताओं से हमें नवाजें। शुक्रिया जी, धन्यवाद। मेरी आवाज मिल रही है? धन्यवाद। ये अजय राय जी, आवाज मिल रही है मेरी? हेलो जी सर। हेलो, जी सर, आवाज मिल रही है? आ रही है। बुलंद आवाज है आपकी, जी, बुलंद आवाज है। अच्छा अच्छा, वाह वाह, क्या बात है। तो स्वागत है। लिखावट की पूरी टीम के प्रति आभार, आपने ये मंच दिया। और सबसे पहले तो शिव कुमार पराग जी और साथ में शंभू बादल सर भी साथ में आज मिले। शैलेंद्र शांत जी को सुनने का मौका मिला। तो मिथिलेश श्रीवास्तव जी और कौशल कुमार जी, अजय राय जी के प्रति आभार। मैं ये एक छोटी सी कविता से आरंभ करता हूँ कि आखिर मेरी कविताई किस लिए। इतनी कविताएं लिखते हैं तो कुछ न कुछ तो उद्देश्य होगा ही। तो एक छोटी सी कविता से आरंभ करने की इजाजत चाहता हूँ। कविताएं इसलिए कि बचा रहे नदियों में जल, बचे रहें जंगल और पहाड़, बची रहे पृथ्वी की हरियाली, बची रहें बेटियां, घर आंगन में गूंजती रहे बच्चों की किलकारियां। और जब कभी विध्वंस का सामना करना पड़े हम एकजुट हो जाएं। और जब कभी विध्वंस का सामना करना पड़े हम एकजुट हो जाएं। तो इस कविताई के बाद आप सुनाना चाहता हूं, जो माहौल है पूरे देश में, बिहार उससे अलग नहीं है। या तो बिहार और उत्तर प्रदेश शायद ज़्यादा ही उन स्थितियों परिस्थितियों से गुजर रहा है। तो एक छोटी सी कविता है, इसे सुने। शीर्षक है आतंक। दिन ढलते ही सांझ की काली चादर ओढ़े आसमान से उतर आता है वह। घरों की छतों पर दौड़ने लगता है, सड़कों पर, गलियों जंगलों में आदमी के चेहरे पर चिपक जाता है वह। पैदा होते ही दौड़ने लगता है, रसहीन गंधहीन कायाहीन वह। सुनहरे गुंबदों लाल मीनारों से गुफ्तगू करता है। शहर गांव की शांति टूटती है। जिन्हें जंगल में समाधि लगानी थी, जिन्हें जंगल में समाधि लगानी थी, शहर के बीच आ गए ध्यान लगाने। घंटों की आवाज में समा जाता है वह। अजान में फुफकारने लगता है, महान आत्माओं के आगे पीछे दीवार बंद खड़ा हो जाता है। सांझ होते ही आसमान से उतर आता है, दिन चढ़ने तक कुहासे की चादर ओढ़े बैठा रहता है।
सूर्य को चमकने ही नहीं देता। लंबी रातों में सपने नहीं आते। माँ बच्चे को स्कूल भेजने से डरने लगती है। शहर में कर्फ्यू रहता है। आंखें कहीं अटक जाती हैं। न रोटी में स्वाद, न खेल में आनंद। आवाजों की सवारी पर आता है वह। अवतार मांगने लगती है दादी माँ। प्रार्थना में हाथ जोड़ने लगते हैं। प्रार्थना में हाथ जोड़ने लगते हैं। ये एक आतंक कविता है। एक दूसरी कविता सुनाना चाहूँगा आगे बढ़ने के पहले कि आप जानते हैं मेरा घर भोजपुर में है और मैं गांव से आता हूं और मेरे गांव के आसपास ही दो बड़े बड़े नरसंहार हुए। एक बथानी टोला में और सोन के किनारे मेरा गांव है। सोन के उस पार जहानाबाद जिला आजकल कहते हैं, वहां भी बाथे नरसंहार हुआ। बस दोनों गांव मेरे गांव के बाद ही हैं। लेकिन वहां जो एक प्रतिवाद का स्वर है और एक नई चेतना है, उस नई चेतना के तहत जो घटनाएं हुई उस पर है। शीर्षक है कविता का जमीन पर। घर घर में चर्चा है, जीभ से ज्यादा काम लेने लगे हैं कभी नहीं बोलने वाले लोग। घर घर में चर्चा है, जीभ से ज्यादा काम लेने लगे हैं कभी नहीं बोलने वाले लोग। दहकते अंगारे झड़ने लगे हैं, बंद और तनी हुई मुट्ठियों में तब्दील हो रही हैं करुणा जगाती हथेलियां। पनपने लगे हैं विचार, बोझ उठाए सिरों में। कुछ लोग करने लगे हैं प्यार एक दूसरे को। बढ़ रही है कुछ विशेष रंगों से पहचान उनकी। पनपने लगे हैं विचार, बोझ उठाए सिरों में। कुछ लोग करने लगे हैं प्यार एक दूसरे को। बढ़ रही है कुछ विशेष रंगों से पहचान उनकी। बहस करते हैं वे हर छोटी बड़ी बात पर। बहस करते हैं वे हर छोटी बड़ी बात पर। सार्वजनिक करना चाहते हैं जमीन को, हवा पानी धूप की तरह। जमीन की लड़ाई को उन्होंने ला दिया है जमीन पर। जमीन की लड़ाई को उन्होंने ला दिया है जमीन पर। घुस गया है हर घर में बथानी टोला। 11 जुलाई 1996 के बाद घुस गया है हर घर में बथानी टोला। 11 जुलाई 1996 के बाद। तो ये दो कविताएं, और इसके बाद फिर मैं अभी वर्तमान में देखता हूँ पिछले दिनों चुनाव वगैरह बहुत हुए, हमले भी बहुत हुए। तो कुछ आज के यथार्थ पर भी जो राजनीतिक माहौल गर्म है, जो गुंडागर्दी है, जरा उसे भी देखें। ये हाल में एक रोशनाई पत्रिका आई है, अरुण कमल वगैरह इसके संपादन मंडल में हैं। पत्थरबाज, आप संकेत समझ जाएंगे वो युवा नेता कौन है। वो आ रहे थे इस मेरे छोटे से शहर आरा में भाषण देने के लिए। उन्हीं पर है पत्थरबाज। युवा नेता की लोकप्रियता रात भर में एक बित्ता बढ़ जाती है। एक शहर के मैदान में जनता को संबोधित करने के बाद दूसरे शहर तक जाते जाते सुनने वालों की भीड़ बढ़ जाती है। हुक्मरान हैरान परेशान है। हुक्मरान हैरान परेशान हैं। युवा नेता को रोकना जरूरी लगता है। इस गेंद को जितना पटको धरती पर, यह उतनी ही उछलती है। हुक्मरानों की नींद हराम है। युवा नेता का काफिला गुजरने वाला है। गंगा किनारे के शहर से चल पड़ा है।
वीर कुंवर सिंह की धरती को सलाम करने। बीच रास्ते में बनते फोरलेन की पुलिया की ओट में 25 उन्मादी युवा पत्थरबाज, वैदिक हिंसा के पुजारी, गांधी की अहिंसा को नकारने वाले, गांधी के हत्यारे को पूजने वाले, हाथों में पत्थर लिए छिपे हैं, इंतजार में खड़े हैं प्रखर युवा नेता के गुजरते काफिले के। युवा नेता के सिर को निशाना बनाएंगे, चेहरे पर विशेष रंग की गमछी लपेटे हैं। ऊपरी कमान का आदेश है, इनके लिए रोजगार सवाल नहीं है, इनके लिए शिक्षा सवाल नहीं है, चिकित्सा सवाल नहीं है, इनके लिए पाकिस्तान सवाल है, इनके लिए मुसलमान सवाल है। पुलिस की पायलट गाड़ी काफिले के आगे चल रही है, पीछे युवा नेता के काफिले के वाहन हैं। पुलिया की ओट में छिपे उन्मादी पत्थरबाज हठात ओट से निकलकर युवा नेता के काफिले पर पत्थरों की बारिश करते हैं। मोटर वाहनों के शीशे टूटते हैं, वाहनों में बैठे कार्यकर्ताओं के सिर फूटते हैं। वीर कुंवर सिंह की धरती में इनकलाबी खून मिलता है। युवा कार्यकर्ताओं में और जोश भर जाता है। इनकलाबी नारे से आसमान गूंजता है। पुलिस पायलट गाड़ी को साजिश की गंध मिलती है। पायलट गाड़ी पीछे लौटती है। उन्मादी पत्थरबाजों की साजिश नाकाम होती है। काफिला अगले शहर के लिए चल पड़ता है। कोई बात नहीं, यह 8वां हमला है। अहिंसक आंदोलन का स्पेस सिकुड़ता जा रहा है। अहिंसक आंदोलन का स्पेस सिकुड़ता जा रहा है, लेकिन जनतंत्र और संविधान के लिए लड़ना ही होगा। जनतंत्र और संविधान के लिए लड़ना ही होगा। इसी क्रम में आपको स्मरण कराऊं कि स्वामी सानंद अवश्य याद आ रहे होंगे, जो गंगा की सफाई के लिए भूख हड़ताल करते हुए बहुत बड़े विद्वान थे। गुरुदास अग्रवाल, जो स्वामी सानंद के नाम से जाने जाते थे, और 111-112 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात उनका निधन हो गया। लेकिन सत्ता की नींद हराम नहीं हुई, उनसे मिलने कोई नहीं गया। तो ये शीर्षक कविता है स्वामी सानंद। कोई गुरुदास अग्रवाल किन मानसिक हालातों में, किन अपरिहार्य परिस्थितियों में, किन प्रक्रियाओं से गुजरकर ज्ञान स्वरूप सानंद बन गया, यह जानने की उत्कंठा तब हुई जब सानंद भागीरथी के लिए, भागीरथी की पवित्रता के लिए, भागीरथी की शुद्धता के लिए, समस्त तंत्र शिखरों की चेतना जगाने के लिए आमरण अनशन करते हुए 112 दिनों के अनशन के बाद प्राणों की आहुति समस्त सत्ता शिखरों को दे गए। पर्यावरण संरक्षण की बलिवेदी पर शहादत को अंगीकार किया। सत्ता शिखर शक्ति के अहंकार और उन्माद में डूबा रहा, पत्थर बना रहा, आंख कान नाक बंद रखा, आत्ममुग्धता में देश दुनिया की सैर करता रहा। घोर अकेलेपन में जीते सत्ता शिखर की शीलीभूत संवेदना झंकृत ही न हो पाई। वह किसी की नहीं सुनता, स्वयं बोलता है, स्वयं सुनता है। शीलीभूत शैल शिखर सिर्फ अपने को सम्मान करता है। वह किसी वैज्ञानिक को नहीं जानता, वह किसी पर्यावरणविद को नहीं जानता, वह किसी प्रोफेसर को नहीं जानता, वह किसी कवि को, न नाटककार को जानता है, न किसी भागीरथी भक्त को न जानता है, न जानना चाहता है। अपने तथाकथित
त्याग में मस्त है, अपना इतिहास बनाने में पस्त है। स्वामी सानंद, पर्यावरणविद अभियंता, गुरुदास अग्रवाल, भारत के गौरव महान। आपने आईआईटी के बंद कमरे में प्रयोगशाला का परित्याग कर भागीरथी को पर्यावरण संरक्षण का प्रयोगशाला बनाया। राजा, मंत्री, तंत्री, नागरिक समाज, विद्यार्थी बना। आपने कहा, भागीरथी में मुर्दे मत जलाओ, नगरों महानगरों के नाले महानाले मत बहाओ, कल कारखानेदारों, पशुशालाओं, अपने कचरे गंगा में मत बहाओ। कौन सुनता है? कौन सुनता है? किसकी सुनता है? अनशन करके मरोगे तो मरो, मरोगे तो एक क्षण श्रद्धांजलि दे देंगे। तेरे लोग क्या कह रहे हो? गंगा नहीं बचेगी तो हम भारतीय नहीं बचेंगे, हमारी सभ्यता नहीं बचेगी। बनते हो संत और चिंता करते हो समाज शास्त्री की तरह, पर्यावरणविद की तरह। वाह वाह रे पर्यावरणविद स्वामी सानंद। धन्यवाद। ये दो कविताएं हैं और मेरा एक संग्रह है समय का चंद्रमा। अब थोड़े दूसरे टेस्ट की, लगभग तो उसी की है। एक इस शीर्षक कविता को आपको सुनाना चाहता हूँ। एक जो गहन उदासी है, निम्न मध्य वर्ग और नीचे के तबकों में बहुत सारे उनके सपने हैं और कैसे बिखर जाते हैं और मर जाते हैं। वो समय का चंद्रमा शीर्षक कविता है। रेलगाड़ी जैसे कि वो भारत का ही प्रतीक हो, ये कैसी यात्राएं हैं जिनमें कोई नयापन नहीं। ये कैसी यात्राएं हैं जिनमें कोई नयापन नहीं। पैसेंजर ट्रेन की वही कंडम बोगियां, ऊँघते हुए वही वही स्टेशन, ऊर्जाहीन थके थके लोग। बचपन में ठीक से न खेल पाने का दुख उनके चेहरों पर धूल की तरह चमकता। कलेजे के कोर से एकदम ठठाकर न हंसने का दुख बगल में सहयात्री की तरह बैठा रहता। यह कैसी यात्राएं हैं। कालिदास रंगालय में कन्नड़ नाटककार चंद्रशेखर कंबार का सांबा शिवा हास्य नाटक या खेल चालुआ है या ऐसा ही कोई और नाटक खेला जाता और हम नाटक न देख पाने का दुख गोद में लिए यात्राओं में वक्त जाया करते। आर्ट गैलरी में किसी मशहूर कलाकार की कला प्रदर्शनी देखने की ललक पर दुख की भूरी काली फफूंद उग आती और दुखी एवं थकी आंखें पैसेंजर ट्रेन की खिड़की से पीछे छूटते पेड़ों को, बिजली के पोलों को निहारती रहती। एक सहयात्री की इच्छाओं आकांक्षाओं के जंगल में एक आकांक्षा पुष्प खिलता। काश कम से कम एक बार, काश कम से कम एक बार मोहाली स्टेडियम में प्रत्यक्ष तेंदुलकर को चौके और छक्के मारते देखता। इन्हीं उदास यात्राओं में बगल के केबिन में बैठे बैठे थके सहयात्री कोरस में गाने लगते हैं। निज बुद्धि बल मार्ग भरोसे मोहि नाही, निज बुद्धि बल भरोसे मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाए। पराजय भाव का यही कोरस कंडम बोगी में गूंजता। एक अजीब सुरूर छा जाता। समय का चंद्रमा डूबता जाता। थकावट के जूते पहन हम घर में घुसते। सकुशल वापसी पर कई जोड़ी आंखें सुकून महसूस करती। सकुशल वापसी पर कई जोड़ी आंखें सुकून महसूस करती। अगली यात्रा के पहले रात कटने का इंतजार करते। हम सो जाते। बिहार में अपराध और अपहरण का जो माहौल था, उस माहौल में शाम को आपकी सकुशल वापसी अगर घर में होती थी तो घर वाले बहुत प्रसन्न होते थे कि चलो सकुशल आ गए।
आइए इसी बिहार देश को ही मैं एक कविता का शीर्षक बनाता हूँ, मेरा प्रदेश। इस मेरा प्रदेश में 3 बिंब हैं जो इसके कर्णधार हैं। उनसे एक अपील है कि इस समाज और इस राजनीति को इस प्रकार चलाएं कि बहुत कुछ बचा रहे। शीर्षक है कविता का मेरा प्रदेश। मेरा प्रदेश युवा सुंदर गर्भवती स्त्री है। मेरा प्रदेश युवा सुंदर गर्भवती स्त्री है। सृजन की पीड़ा से चेहरा पीला पीला, थकी थकी अस्त व्यस्त है। ओ दाई सावधान रहना, प्रसव वेदना से छटपटाती इस सुंदर युवा स्त्री को बचाना। प्रसव वेदना से छटपटाती इस सुंदर युवा स्त्री को बचाना। बचाना बच्चा और जच्चा दोनों को, ओ दाई। मेरा प्रदेश कुम्हार का आवा है, धधकती है आग भीतर कलेजे में। मेरा प्रदेश कुम्हार का आवा है, धधकती है आग भीतर कलेजे में। पसरा है धुआं आकाश में, पकते हैं मिट्टी के बर्तन लाल लाल। पकते हैं मिट्टी के बर्तन लाल लाल। सावधान रहना, सावधान रहना ओ पंडित, घट अधपके न रहें। घट अधपके न रहें, आवा से निकलते बर्तन कहीं टूटे ना। बचाना आवा और बर्तन दोनों को, बचाना आवा और बर्तन दोनों को, ओ पंडित। मेरा प्रदेश नदी की अथाह जलराशि पर यात्रियों सहित थिरकती नाव है। मेरा प्रदेश नदी की अथाह जलराशि पर यात्रियों सहित थिरकती नाव है। खेलती है जल उर्मियों से हवा, चांदी की सफेद मीन लगाती है छलांग सतह से ऊपर। सावधान रहना ओ मांझी, सावधान रहना ओ मांझी, तेज आंधी और तूफान से बचाना नाव सहित यात्रियों को, ओ मांझी। ये मेरा प्रदेश होता है। आइए थोड़ा सा और टेस्ट बदलते हुए, ये आषाढ़ सावन का महीना है और बरसात है, लेकिन बारिश नहीं होने से किसानों की स्थिति और सोच कैसी होती है। मैंने कहा कि गांव से जुड़ा हूं और आषाढ़ सावन को महसूस करता हूं, तो बादलों के प्रति एक शिकायत जैसी है। और ये बादल किसके प्रतीक भी हो जाते हैं, बड़े बड़े जो घर पर बैठे हैं। आषाढ़, ये शीर्षक है बादलों के प्रति। आषाढ़ का कृष्ण पक्ष बीता, एक बूंद बारिश नहीं। धान के बिचड़े तरसते खेतों में, श्वेत श्याम बादलों के टुकड़े बिखरे पड़े आसमान में। बादलों की नाइंसाफी को देखो, बिखरे पड़े आसमान में। ये इनको क्यों हो रहा है? हाँ? क्या? उनका माइक कौन है? आपके सुरेश जी का माइक कौन है भाई? ये सुरेश जी कौन है? ये माइक जरा अजय राय जी, जरा उनको बोलिए। सुरेश जी का आवाज मेरी मिल रही है? हेलो हेलो। हाँ, आ रही है। तो कोई सुरेश जी हैं, उनका माइक ऑन था। ये क्या था? हाँ, आरंभ करते हैं। कांटेक्ट है, सुरेश कांटेक्ट। हाँ, कांटेक्ट भी है जी, कांटेक्ट भी है। तो आवाज ठीक है सर। मेरी आवाज को हो रही थी। अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है। बादलों के प्रति
आषाढ़ का कृष्ण पक्ष बीता, एक बूंद बारिश नहीं। धान के बिचड़े तरसते खेतों में श्वेत श्याम बादलों के टुकड़े बिखरे पड़े आसमान में। बादलों की नाइंसाफी तो देखो, बीच बीच में झांकता नीलापन। आकाश का इस मध्य आषाढ़ में गतिहीन मेघ छौने जकड़े ज्यों आलस्य में अकाल संकेतते जैसे आसमान से। अकाल संकेतते जैसे आसमान से। धान के बिछड़े सूखते खेतों में वैसे किसान के आंसू सूखते आंखों में। बारिश की उम्मीद में किसान खड़े ऊपर मुंह बाए। बादलों की नाइंसाफी तो देखो, अहरनिश रमते विश्व भ्रमण में। बादलों की नाइंसाफी तो देखो, अहरनिश रमते विश्व भ्रमण में। फटी दरार खेतों में कलेजा किसान का खेतों सा दर का। श्वेत श्याम बादलों के टुकड़े गतिहीन मेघ मृगछौनों से बिखरे मंडराते। अकाल युद्ध के खतरे मस्त कलंदर दुनिया घूमते। मस्त कलंदर दुनिया घूमते। जरा उस मस्त कलंदर की ओर भी ध्यान देंगे कि ये हैं कौन जो दुनिया घूमते रहते हैं। श्वेत जलद के नाम, इसी क्रम में ये भी है। ऐ श्वेत जलद मध्य आषाढ़ के, इतना जलहीन इतना धवल क्यों उड़ते हो ऊंचे आसमान में। ऐ सूर्य मध्य दिन के, मध्य आषाढ़ के, इतने तीक्ष्ण बाण किरणों के क्यों फेंकते हो हमारे खेतों में, हमारे पोखरों में, हमारे गड्ढों में। ताल तलैया सब सूख गए, हमने खेत जोत लिए हैं, हमारे पोखरों में जल नहीं, नहरों में पानी नहीं। जलाभाव में नदियां भईं कृषकाय, करहों नालों में एक बूंद जल नहीं। बिचड़े हमारे मर रहे हैं रे पापी, बिचड़े हमारे मर रहे हैं रे पापी। भूखे भजन न हो ही गोपाला, जल बरसाओ और दुर्भिक्ष वापस लो रे गगन बिहारी। दुर्भिक्ष वापस लो अरे गगन बिहारी। तो ये कविताएं फिर मैं पीछे चाहता हूँ कि एक BHU में कुछ घटना घटी थी, आपको याद होगा। प्रोफेसर अजय राय जी को भी याद होगा और कौशल कुमार जी वगैरह सबको याद होगा। पराग जी तो खैर बनारस से ही आते हैं। तो BHU की लड़कियां, ये शायद रेवांत में कौशल किशोर जी ने इसे प्रकाशित किया था। छिड़खानी और गुंडागर्दी सहते सहते आज ही जा चुकी हैं BHU की लड़कियां। BHU के लौह कपाट सिंह द्वार पर जिस तरह धरने पर अडिग थीं BHU की लड़कियां, उनके रक्ताभ आनंद पर जो गुस्सा चमक रहा था, उनके हाथ जिस तरह हवा में उठ रहे थे, पुलिस लाठी भांज रही थी और बेखौफ लड़कियों की जुबान से जो नारे लय में प्रक्षेपित हो रहे थे, वो सब क्या 17 वर्षीय एक छात्रा के साथ गुंडे छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में मात्र एक छिड़खानी से उपजा था, अथवा यह सतत घटनाओं का पहला सामूहिक प्रतिवाद था? ऐसा तो नहीं लगता। लगता है अंदर दिनों महीनों वर्षों से दबा हुआ आक्रोश दहक रहा था। MA की एक छात्रा जिसकी उम्र 26 वर्ष है, जो विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ने की योग्यता रखती है, कहती है कि कहा जाता है मौखिक कि शाम 6 बजे के बाद हॉस्टल से मत निकलो, कि लड़कों की बराबरी मत करो, कि लड़के तो लड़के हैं, वे सदियों से बाहर घूमते आए हैं, कि लड़कों की तरह जीन्स पैंट मत पहनो। लड़के पहनते हैं तो पहनने दो। हर बात में लड़कों से बराबरी करना कोई जरूरी है क्या? कि मांस मछली से परहेज करो, कि गरम मसाले से परहेज करो,
कि कुंवारी लड़कियां गर्म चीज नहीं खाती, कि लाइब्रेरी और बाजार से सरे शाम लौट आओ, कि जमाना खराब है, कि युवा लड़कों से मैत्री मत करो, युवा लड़का तुम्हारा भाई भतीजा ही क्यों न हो। एक अन्य लड़की, नहीं, इसको लड़की कहना ठीक नहीं लगता, वह अगले वर्ष हाउस सर्जन बनने वाली है। प्रश्नों में ही जवाब देती है कि विश्वविद्यालय की छात्राएं क्या खाएं, क्या पहने, कब सोएं, कब उठें, कब घूमें, किससे बोलें, किसको मित्र बनाएं, एबीवीपी की सदस्य बने कि आयशा की एसएफआई की, कब लाइब्रेरी जाएं, कब बाजार जाएं, कैसा नाटक करें, कौन सी पुस्तक पढ़ें, एकात्म मानववाद पढ़ें कि अमर्त्य सेन की दी आर्गुमेंटेटिव इंडिया पढ़ें, कि ओनोरे द बलजाक का किसान पढ़ें, कि फास्ट का आयरन हिल, कि मैक्सिम गोर्की का मदर, यह कौन तय करेगा। योगी आदित्यनाथ की बीएचयू का वीसी। और लड़कों को, शहर के बदमाशों को पूरी छूट रहेगी कि लड़कियों के हॉस्टल के सामने गार्ड टू गार्ड वार्डन की उपस्थिति में गुंडे मास्टर वेट करें, बदमाश सीटियां बजाएं, अश्लील गाने गाएं, गार्ड माटी की मूर्त बना रससिक्त होता रहे और वार्डन और वीसी की गाड़ी सब कुछ देखती हुई चुपचाप निकल जाए। लड़कियां, हाँ, बीएचयू की लड़कियां, ये जुल्म बर्दाश्त करने वाली नहीं। जो होगा बीबीसी भी देखेगा। अगर स्थानीय अखबार, मीडिया वीसी और योगी मोदी को ढकेंगे तो प्रतिवाद की लहरें दुनिया जहान में हिलकोरे मारेंगी। लड़कियां पूछती हैं, किसकी इजाजत से विश्वविद्यालय परिसर में मर्द पुलिस आई, किसकी इजाजत से मर्द पुलिस ने निहत्थी लड़कियों पर लाठीचार्ज की। और बनारस के सांसद, जो संयोग से अपने को देश का प्रधान सेवक भी बताते हैं, बगैर लड़कियों की शिकायत सुने मार्ग बदलकर दिल्ली चले गए। बीएचयू की लड़कियां भी उनकी मतदाता हैं और अंदर दिनों, महीनों, वर्षों से दबा हुआ आक्रोश लावा बनकर विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर फूट पड़ा। बीएचयू की लड़कियों को जुल्म की रात के बीतने का इंतजार है। हेलो, आवाज मिल रही है ना? हेलो जी मिल रही हेलो, है। जी आवाज मिल रही है? जी मिल हाँ, रही है। हमें लगता है कि समय हो गया है। अच्छा अच्छा, जी तो ठीक है, बहुत आगे बहुत बढ़ाया जाए। धन्यवाद। मेरी बैटरी खत्म हो रही है। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कभी बादल जी को अब मौका दिया जाए। बहुत सुंदर आपने कहा जितेंद्र कुमार जी, जब कभी विध्वंस का समय आए हम सब एक हो जाएं। आपने शुरुआत में ही ये बात कही थी। बहुत सुंदर आपकी कविताएं। आगे बढ़ते हैं। लिखावट संस्था का ये कहना है और मानना है कि ये वो अच्छी कविता से अच्छा कुछ वो वो ए अंशुल, कृपया जल्दी आओ, आओ जल्दी। अच्छी अंशुल, कविता कुछ नहीं, वाकई इतनी बहुत सुकून महसूस हो रहा है। अगले कवि के रूप में मैं शंभू बादल जी को आमंत्रित करता हूं। शंभू बादल जी का एक संक्षिप्त परिचय है कि 1945 में जन्मे और डिलीट की उपाधि प्राप्त। बादल जी, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जिनमें पैदल चलने वाले पूछते हैं, एक लंबी कविता की पुस्तक है। मौसम को हाँक चलो, सपनों से बनते हैं सपने, एक कविता संग्रह है। कविताएं हैं, ये भी एक कविता संग्रह है जो जिसका चयन बलभद्र जी ने की है। और साहित्य, ये एक आलोचना की पुस्तिका है। यशपाल का रचना संसार, ये बलभद्र जी के साथ इन्होंने लिखी है। साथ ही एक कविताओं का अनुवाद जो है वो बांग्ला, अंग्रेजी और भी कई पत्रिकाओं में ये प्रकाशित। आपके
आप साहित्य अकादमी के हिंदी परामर्श मंडल और अकादमी की सामान्य परिषद के सदस्य भी रहे हैं। आपका कार्यकाल 2008 से 2012 तक का रहा है। आपने कई देशों की सांस्कृतिक यात्राएं की हैं। आपको राधा कृष्ण पुरस्कार सन 2012 में, जन कवि केदारनाथ अग्रवाल स्मृति सम्मान 2019 में और भी कई पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं। आप विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो हजारीबाग में है, वहाँ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद से 2007 में सेवानिवृत्त हुए हैं। तो मैं शंभू बादल जी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया वो अपनी कविताओं से हमें नवाजें। आपका ये म्यूट है, माइक्रोफोन म्यूट है, कृपया अनम्यूट कर दीजिए। आदरणीय सभी साथियों, मैं यहाँ अफगान समस्या और विश्व राजनीति को लेकर कुछ कविताएं सुनाना चाहूँगा। पहली एक छोटी सी कविता है, दौर। इतिहास ने कत्ले आम के कई दौर देखे हैं। इतिहास ने कत्ले आम के कई दौर देखे हैं। यह भी एक दौर है। जब आएगा नया दौर, नए लोग होंगे। जब आएगा नया दौर, नए लोग होंगे। आलोचना करेंगे, क्षुब्ध होंगे, उनके सवाल होंगे, हम नहीं होंगे, जवाब वो खुद ढूंढेंगे। जब आएगा नया दौर, नए लोग होंगे। आलोचना करेंगे, क्षुब्ध होंगे, उनके सवाल होंगे, हम नहीं होंगे, जवाब वे खुद ढूंढेंगे। अगली कविता है, शिशु। ओह कितना तूफान, कितनी हैवानियत, कितनी लाचारी। आंखों की रोशनी, हृदय का टुकड़ा अलग करना कितना दुखदाई है। कितना तूफान, कितनी हैवानियत, कितनी लाचारी। आंखों की रोशनी, हृदय का टुकड़ा अलग करना कितना दुखदाई है। ओ माँ विकराल लहरें, ओ माँ विकराल लहरें, विनाशकारी भूकंप। हलचल में सब कुछ ध्वस्त, डगमग डगमग। प्राण प्रिय शिशु भीड़ के सुपुर्द, भीड़ ने हाथों लिया, आगे बढ़ाया। काबुल एयरपोर्ट कंटीली दीवार के पार फेंक दिया। काबुल एयरपोर्ट कंटीली दीवार के पार फेंक दिया। आदमी, सच्चे अर्थ में आदमी ने थाम लिया। शिशु रोता चीखता गया विदेश सुरक्षित। खतरनाक माहौल में रह गए माँ पिता, आंसू की नदी में डूबते उतराते असुरक्षित। खूंखार मानवी जानवरों से अनजान ऐ भोले शिशु। खूंखार मानवी जानवरों से अनजान ऐ भोले शिशु। तेरे कोमल मन के हाहाकार मैं लेना चाहता हूँ। तुम्हारे कोमल मन के हाहाकार मैं लेना चाहता हूँ, ताकि तुम मुस्कुरा सके। उसे अपने दिल में रखूंगा। तुम्हारे हाहाकार को मैं अपने दिल में रखूंगा। जब तू बड़ा होगा बेचैन मन के साथ माँ पिता की खोज में। जब तू बड़ा होगा बेचैन मन के साथ माँ पिता की खोज में काबुल आएगा। मैं तुझे तेरा हाहाकार लौटाऊंगा। मैं तुझे तेरा हाहाकार लौटाऊंगा, जिसमें तू एयरपोर्ट की कांटेदार दीवार, जिस हाहाकार में तुम देख सकोगे एयरपोर्ट की कांटेदार दीवार, बाहर हजारों की भीड़, जान बचाने देश छोड़ने जहाज पकड़ने की अफरा तफरी। माँ पिता की पीड़ा, माँ पिता की पीड़ा, बेबसी, छटपटाहट तेरे बचाव की, पाशवी क्रूरता, गोलियों की बौछार, बमों के धमाके, जलता देश, लहू लुहान काबुल। लाल मिट्टी, खून से भरा नाला, हवा में उड़ते, जमीन पर बिखरते शरीर के टुकड़े, इसमें तुम देख सकोगे। मैं नहीं चाहता इतिहास का यह दारुण दुख तुझे विह्वल करे। मैं नहीं चाहता इतिहास का यह दारुण दुख तुझे विह्वल करे, पर
समय के सच जानने की तेरी तड़प भरी जिज्ञासा को, पर समय के सच जानने की तेरी तड़प भरी जिज्ञासा को कुछ ही सही मैं जरूर देना चाहूंगा। ताकतवर बनो, अन्याय पर विजय करो हमारे स्नेही शिशु। ताकतवर बनो, अन्याय पर विजयी बनो हमारे ताकतवर शिशु। माँ बदहवास से अपने अंतिम शब्द कहती है शिशु से। माँ अपने अंतिम शब्द शिशु से कहती है, अलविदा मेरी सांस, अलविदा मेरी सांस, मेरे प्राण, मेरी बेटी। कोई अनजान तेरी रक्षा करे, माँ बने, कोई अनजान तेरी रक्षा करे, माँ बने। मैं जरूर मिलूंगी तुमसे, मैं जरूर मिलूंगी तुझसे, माँ के चरणों पर माथा रखूंगी। अलविदा मेरी बेटी, मेरी बेटी, अलविदा। अगली कविता है कलम। आए कलम गोले बन आतताइयों पर बरसों बरसों और बरसों। आए कलम गोले बन आतताइयों पर बरसों बरसों और बरसों। लिखना यदि बहुत जरूरी है, लिखना यदि बहुत जरूरी है, अफगानों की ताकत लिखो। लिखना यदि बहुत जरूरी है, अफगानों की ताकत लिखो। पंजशीर का युद्ध लिखो, घाटी का शौर्य लिखो, पीड़ितों का आक्रोश लिखो, घायल सैनिकों का दर्द लिखो, शक्ति की बर्बरता लिखो, खातिरा हाशमी की आंखें लिखो, खातिरा खातिरा हाशिमी की आंखें लिखो। इनकी आंखें खूंखार आतंकियों ने चाकू से निकाल ली, दोनों आंखें इनकी निकाल ली गई थी। शक्ति की बर्बरता लिखो, खातिरा हाशमी की आंखें लिखो, विश्व की कायरता लिखो, विस्थापन की रात लिखो, आदमी का रुदन लिखो, भगत सिंह का ओज लिखो, फिलिपो ब्रूनो का सत्य लिखो, ट्रिलूसा पाश गोरख वरवर की कविता लिखो, बुद्ध की करुणा लिखो। और लिखो, और लिखो, जूते की जिंदगी लिखो, कबाड़ की गंध लिखो, जूते की जिंदगी लिखो, कबाड़ की गंध लिखो, झुकी रीढ़ की लाठी लिखो, नाले की महत्ता लिखो, नदी की चाल लिखो, सागर की नाव लिखो, मेघ का उमड़न लिखो, पहाड़ का घाव लिखो, झाड़ी की उदासी लिखो, पेड़ की हरियाली लिखो, चिड़िए की पाखी लिखो, चिथड़े की देह लिखो, चिथड़े की देह लिखो, देह की भूख लिखो, भूख की मौत लिखो, मौत की विडंबना लिखो, विडंबना की स्थिति लिखो। चिथड़े की देह लिखो, देह की भूख लिखो, भूख की मौत लिखो, मौत की विडंबना लिखो, विडंबना की स्थिति लिखो, विडंबना की स्थिति लिखो। अगली कविता है आग। वेट एंड वॉच की, वेट एंड वॉच की अप्रभावी खोखली बातचीत की, वेट एंड वॉच की अप्रभावी खोखली बातचीत की, चतुराई भरी सभाओं की खंडित मानव की मानसिकता से ग्रस्त शक्तियां, चतुराई भरी सभाओं की खंडित मानव की मानसिकता से, खंडित मानव की मानसिकता से ग्रस्त शक्तियां लज्जा के चुल्लू भर पानी में कितनी बार डूब मरेंगी। विभिन्न देशों के क्षुद्र राजनीतिक उलझाव में, विभिन्न देशों के क्षुद्र राजनीतिक उलझाव में, अंध धार्मिक कट्टरता में फंसा मानव, विभिन्न देशों के क्षुद्र राजनीतिक उलझाव में, अंध धार्मिक कट्टरता में फंसा मानव अपने असीम सपनों के साथ अपार शक्ति लिए क्या आत्म विनाश की ओर बढ़ रहा है। संभलो भाई, दूसरे घर में आग लगाना खुश मत हो, दूसरे घर में आग लगा खुश मत हो, वह आग तुम्हें भी निगलेगी। दूसरे घर में आग लगा खुश मत हो, वह आग तुम्हें भी निगलेगी, वह आग तुम्हें भी निगलेगी। अगली कविता मैं एक संग्रह से सुनाना चाहूंगा, वह है चिड़िया वही मारी गई। गोरख पांडे को याद करते हुए यह कविता लिखी गई है। गोरख पांडे ने एक कविता लिखी थी, भूखी चिड़िया की कहानी।
कमल भारती ने एक दूसरी कविता लिखी थी, चिड़िया जो मारी गई। इन्हीं दो कविताओं के क्रम में मैंने एक कविता लिखी, चिड़िया वही मारी गई। वास्तव में गोरख पांडे ने सही लिखा था। वास्तव में गोरख पांडे ने सही लिखा था। कमल भारती में भी एक ऊपरी सच है। दूर से दोनों खंडित से लगते हैं। दाने को तरसती, भूख से तड़पती, जीवन मृत्यु के बीच की रेखा पर पहुंचती चिड़िया। दाने को तरसती, भूख से तड़पती, जीवन मृत्यु के बीच की रेखा पर पहुंचती चिड़िया, अगली सांस बचाने के लिए छटपटाती चिड़िया। भूखी चिड़िया के मर्मांतक अनुभव की उपेक्षा, भूखी चिड़िया के मर्मांतक अनुभव की उपेक्षा आत्म समाज घाती है। कविता के साथ कुछ करो कवि, कविता के साथ कुछ करो कवि, कि भूख सामाजिक बेइज्जती के विरुद्ध संघर्ष करे चिड़िया, कि भूख सामाजिक बेइज्जती के विरुद्ध विद्रोह संघर्ष करे चिड़िया, और यह पूरी मजबूती से चिड़िया ही कर सकती है। और यह पूरी मजबूती से चिड़िया ही कर सकती है। ध्यान दो, मार्क्स का अनुभव गरीबी का, मार्क्स का अनुभव गरीबी का सामाजिक बेइज्जती से रिक्त नहीं। अंबेडकर का अनुभव सामाजिक बेइज्जती का गरीबी से रहित नहीं। मार्क्स का अनुभव गरीबी का सामाजिक बेइज्जती से रिक्त नहीं। अंबेडकर का अनुभव सामाजिक बेइज्जती का गरीबी से रहित नहीं। गरीबी सामाजिक बेइज्जती का रिश्ता अटूट सा है। चिड़िया भूखी थी और चिड़िया चिड़िया थी। चिड़िया भूखी थी और चिड़िया चिड़िया थी। चूंकि चिड़िया भूखी थी इसलिए चिड़िया चिड़िया थी। चूंकि चिड़िया भूखी थी इसलिए चिड़िया चिड़िया थी, और चिड़िया चिड़िया थी इसलिए चिड़िया भूखी थी। चूंकि चिड़िया चिड़िया थी इसलिए चिड़िया भूखी थी, इसीलिए गुनाहगार थी चिड़िया, इसीलिए गुनाहगार थी चिड़िया। चिड़िया भूख और चिड़िया होने से पीड़ित थी। चिड़िया भूख और चिड़िया होने से पीड़ित थी, इसीलिए चिड़िया वही मारी गई, इसीलिए चिड़िया वही मारी गई। क्या समय बचा हो तो एक आधा और सुनाओ, नहीं तो बंद करता हूँ, शायद समय हो गया। एक कविता और आप सुनाएं। जी एक कविता और। अच्छा, एक कविता और। हाँ, वह है उजाले की आस लिए। अगली और अंतिम कविता है उजाले की आस लिए। यह भी अफगान संकट को लेकर और विश्व राजनीति को लेकर है। ओ आतंकियों के बम विस्फोट, गोलियों की तड़तड़ाहट, खौफ का गर्जन। आतंकियों के बम विस्फोट, गोलियों की तड़तड़ाहट, खौफ का गर्जन, दहशत का चिघाड़, आंसुओं से भरे नाले, तैरती लाशें, ऊब डूब करते घायल, खून से गीली मिट्टी। आतंकियों के बम विस्फोट, गोलियों की तड़तड़ाहट, खौफ का गर्जन, दहशत का चिघाड़, आंसुओं से भरे नाले, तैरती लाशें, ऊब डूब करते घायल, खून से गीली मिट्टी। नेताओं, सैनिकों, गद्दारों, नेताओं, सैनिकों, गद्दारों, आदिम बर्बर उजड़ जाहिल हत्यारों के सामने, आदिम बर्बर उजड़ जाहिल हत्यारों के सामने अपने समर्पण का परिणाम झेलो। जुल्म का नंगा नाच देखो, गहरी कटीली खाई में फंसे अफगानियों की पीड़ा देखो। गायकों कलाकारों की, गायकों कलाकारों की जन जन की गुहार देखो। भयावह राक्षसी हमलों के बीच छटपटाती तड़पती मानवता देखो। कोड़े खाते निशब्द पड़े बूढ़े की, कोड़े खाते निशब्द पड़े बूढ़े की, अपहृत बलात् अपहृत बलात् ब्याहित लड़की की संतानों के सामने कालिक पुती औरत की कारुणिक विवश चेहरे, उजाले की आश लिए दुनिया के घने अंधेरे से घिरी है। कारुणिक विवश चेहरे, कारुणिक विवश चेहरे, उजाले की आश लिए दुनिया के
उजाले की आस लिए दुनिया के घने अंधेरे से घिरी है, दुनिया के घने अंधेरे से घिरी है। धन्यवाद आप सबको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। उजाले की इसमें हम सभी जीवन जी रहे हैं। आपकी जो विदेश यात्राएं हैं, उन विदेश यात्राओं का अनुभव आपने बखूबी कविता में प्रयोग किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब समय भी काफ़ी है। मैं कौशल किशोर जी को आमंत्रित करता हूं कि इस पूरे कार्यक्रम के संदर्भ में वो अपनी टिप्पणी रखेंगे। कौशल किशोर, आप कवि, समीक्षक, संस्कृति कर्मी व पत्रकार हैं और युवा लेखन पत्रिका, परिपत्र और जन संस्कृति, इनका इन्होंने संपादन किया है। दैनिक जन संदेश टाइम्स के साहित्यिक पृष्ठ का जो सृजन के नाम से आता है, उसमें भी इनका संपादन सहयोग रहा है। इन दिनों लखनऊ से प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका रेवांतक के प्रधान संपादक हैं। जन संस्कृति मंच के संस्थापकों में प्रमुख तथा मंच के पहले राष्ट्रीय संगठन सचिव भी हैं। मैं कौशल किशोर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो कार्यक्रम के संदर्भ में अपनी टिप्पणियां। धन्यवाद अजय राय जी। एक मेरे साथ दिक्कत ये है कि मेरी मोबाइल की बैटरी बिल्कुल समाप्त होने वाली है, इसलिए मैं अति संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूँगा कि आज हम लोगों ने हिंदी के 4 वरिष्ठ कवियों की कविताएं सुनी और ये कवि 70 के दशक के बाद आने वाले कवि हैं और करीब इनका रचना संसार करीब 40 से 50 वर्षों के बीच का है। और एक अच्छी बात ये है कि ये लगातार कविताएं लिख रहे हैं, साहित्य संस्कृति के मोर्चे पर सृजन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो मैं लिखावट की ओर से और अपनी ओर से अपने इन चारों मित्रों का मैं स्वागत करता हूं और इन मित्रों की कविताएं सुनने का आज मुझे सुख मिला। अब जैसे एक रंग आप अगर देखेंगे तो इन कविताओं में विषय को लेकर के और अभिव्यक्ति रूप को लेकर के भी विविध रंग यहाँ दिखता है। अब जैसे कविता को लेकर के ही शैलेंद्र जी ने जो पहली कविता सुनाई वो थी कि मैं हूं तुम्हारी कविता, कि मैं हूं तुम्हारी कविता। ये मैं क्या है? और आगे जब हम चलते हैं तो वो कहते हैं ये शिव कुमार पराग जी कहते हैं कि कविता मुझे बचाती रही। और वहीं जितेंद्र कुमार जी के लिए कविता किस लिए एक प्रश्न के रूप में कविता को लेकर के आते हैं और वहां स्वयं प्रश्न भी है और उसमें उत्तर भी निहित है कि कहते हैं कि जीवन बचाने के लिए, और जीवन बचाने के लिए तो विध्वंस से, क्योंकि आज इन पूरी कविताओं को हम देखें तो इसमें आम आदमी, उसका सुख दुख, उसका जीवन, कशमकश, संघर्ष, जद्दोजहद, उसका प्रेम, छोटी छोटी खुशियों को कैसे बचाया जाए, ये सारी चीजें इन कविताओं के अंदर आती है। और साथ ही आप इसका फलक को देखें तो आज के समय को रचती हुई, जिसमें बथानी टोला है, क्योंकि हर कवि अपने जमीन का कवि भी होता है। तो जितेंद्र कुमार उस मध्य बिहार से आने वाले कवि हैं जो जहां सामंतवाद विरोधी किसान आंदोलन का चरम भी हमने देखा, जो सदियों से दबे रहे, कुचले रहे, जहां बाथे, बथानी टोला, मियापुर जैसी अनेकानेक घटनाएं हुई और जिन्हें दबा के रखा गया, कैसे आज वे खड़े हो रहे हैं, कविता इसे रच रही है। उसी तरह से
शंभू बादल, शंभू बादल, आज के हमारा जो सवाल है अफगान, ये अफगान और तालिबान का सवाल सिर्फ अफगानिस्तान का सवाल नहीं है, वो हम पूरी मनुष्यता का सवाल है, मानव जीवन का सवाल है, और वो उन सवालों को लेकर के आते हैं। शैलेंद्र जी के बारे में मेरा तो हमेशा से ये मान्यता रही है कि आप मित कथन के बड़े कवि हैं। आपकी कविताएं छोटी होती हैं। घासी कविता को देखिए कि घास के माध्यम से आप एक बड़ी बात कहना चाहते हैं और लगातार अपनी कविताओं में एक भरोसा, एक उम्मीद, और अपनी कविता के द्वारा आप एक झूठ का जो पूरा संसार तिकड़म है, उस तिकड़म के विरोध एक सच के पक्ष में कैसे, और वो जो जद्दोजहद है एक निम्न मध्य वर्ग का, एक आम आदमी का, आपकी कविता में वह आता है। उसी तरह से शिव कुमार पराग में एक आप माँ को लेकर के कितनी मार्मिक कविताएं हैं। अभी पिछले दिनों आपकी माँ का निधन हुआ, अभी पिछले महीने अगस्त के महीने में उनकी माँ का निधन हुआ, और माँ को लेकर के उनकी एक सीरीज है पसीने, श्रम का जो सौंदर्य है, जो पहली कविता उन्होंने सुनाई उसमें श्रम का जो सौंदर्य है, उस पूरी कविता में पसीने की गंध, पसीने का सौंदर्य उस पूरी कविता में, और उसे वह माँ के अंगीठी के साथ वो जोड़ते हैं। माँ का श्रम, एक श्रमिक का श्रम, तो वह जुड़ता है। और आपकी कविता में किसान आंदोलन, जो हमारे समय का एक बड़ा आंदोलन है, एक उम्मीद भी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि, और जो शंभू बादल की एक बड़ी कविता है जो उन्होंने गोरख और कमल भारती को, कि आज के विमर्श को एक तार्किक परिणत तक यह कविता ले जाती है, जहां गोरख कहते हैं, जहां वर्ग का सवाल प्रधान है, जहां कमल भारती कहते हैं कि वर्ण का सवाल प्रधान है, उनके लिए वंचना, सामाजिक न्याय का सवाल है, तो वहीं शंभू बादल इसे एक नई ऊंचाई प्रदान करते हैं और कहते हैं कि वर्ग का सवाल भी प्रमुख है, तो वहीं सामाजिक न्याय का सवाल भी प्रमुख है, और दोनों में से किसी को भी अलगाया नहीं जा सकता, और ये दोनों सियामी जुड़वा बहनों की तरह। तो मुझे लगता है आज समकालीन कवियों को, और समकालीनता इसी रूप में है कि आपका यथार्थ बोध अपना है, कल्पनाशीलता हर कवि की अपनी होती है, वह उसका अपने अनुभव जगत में, वह हम एक ही समय में रहते हैं, लेकिन हमारा यथार्थ बोध, कल्पनाशीलता, चीजों की ग्रहणशीलता, अनुभव संसार हमारा अलग होता है, और इसी आधार पर हमारा भाषा, शिल्प, रूप, उपकरण अलग होते हैं। तो एक ही समय की ये कवि कितनी विभिन्नताएं लिए हुए हैं, रूप के स्तर पर, विषय वस्तु के स्तर पर, अभिव्यक्त के स्तर पर, अपने अपने उपकरण से एक ही काम कर रहे हैं, कविता को मारक बना रहे हैं, कविता को उसकी सामाजिक भूमिका में की ओर ले जा रहे हैं। और मैं समझता हूं आज के समय में यही कवि की और कविता की भूमिका है। धन्यवाद जी। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस वादे के साथ विदा लेते हैं कि हम दोबारा ज़रूर जुड़ेंगे, मिलेंगे। कोरोना में आप सभी लोग सुरक्षित रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अजय राय जी आपका भी, और हमारे शैलेंद्र खान जी, शंभू बादल जी और पराग जी को पहली बार कांचक जी आए, और सुरेश कांचक के साथ नया कहानी संग्रह करती आप लोगों के बीच। नलिन जी काफी वक्त तक रहे। हम लोग अग्रिम